हाँ, जीएसटी वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सीजीएसटी एक्ट स्टार्ट किया था। कल के टॉपिक्स में अब बातें नहीं है पीछे, बस कल के टॉपिक्स में कुछ किसी को क्वेरी कुछ पूछना हो, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 3 लास्ट में देख रहे थे, बोलो कुछ पूछना है, कोई क्वेरी। सेक्शन 7 में अपने स्कोप ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला जो टर्म है टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई, उन्होंने सेल वर्ड यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया ये मैंने आपको बताया था, बिकॉज सेल में कंसिडरेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाता है और यहाँ पे कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं है, फिर भी जीएसटी आ सकता है, ये बात हमने की। मैंने आपको सेक्शन के साथ साथ बोला 3 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल नंबर 1 में जो कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन को एनलिस्ट किया हुआ है, वहां पे ये बोला कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कंसिडरेशन के बिना भी किया जाए तो भी उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, दैट इज शेड्यूल नंबर 1, वो एक लिस्ट है। शेड्यूल नंबर 3 में हम जो बात कर रहे थे उसमें क्या देखा, वो ट्रांजेक्शन जो सप्लाई की कैटेगरी से बाहर है, तो इन ट्रांजेक्शन पे कुछ भी हो जाए जीएसटी अप्लाई नहीं होने वाला, ये हमने बात की थी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, सैलरी वाला जो टर्म है वो, बाकी के ट्रांजेक्शन्स में हमने देखा अगर आप एमपी एमएलए या फिर ऐसी कोई पोस्ट पे काम कर रहे हो या आरबीआई के गवर्नर हो, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको अपॉइंट किया गया, तो इन सारे ट्रांजेक्शन्स को सप्लाई नहीं मानते। इसके लिए जो भी सैलरी या कॉम्पनसेशन या रेम्यूनरेशन उस अपॉइंटेड पर्सन को मिल रहा है उस पर वो कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ये हमने लिस्ट देखी। तो 2 शेड्यूल्स तो हमने कवर कर लिए, शेड्यूल 1 एंड 3। अब बीच में एक शेड्यूल बचा था, शेड्यूल नंबर 2, दैट इज ऑल्सो लिस्ट और कुछ नहीं है, और ये क्लासिफिकेशन कर रहा है। इसमें इन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे लिस्टेड है, जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिस्टेड है, या तो वो टैक्सेबल सप्लाई है या फिर वो जीएसटी में आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो फिर उसको कहाँ क्लासीफाई करना है, सप्लाई ऑफ गुड्स में या सप्लाई ऑफ सर्विस में, ये हमें एक बार क्लैरिफाई करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा या तो गुड्स होगा या सर्विस होगा, बट कौन सा ट्रांजेक्शन गुड्स है और कौन सा सर्विस है, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल 2 में किया। तो ये और कुछ नया नहीं कर रहा, आपको लिस्ट दे रखी है ट्रांजेक्शन की और उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। अब इसमें जितने ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो सारे सप्लाई है ऐसा जरूरी नहीं। आप इसको ऐसे समझो कि शेड्यूल 2 के अंदर जो कुछ भी बोला है या तो वो सप्लाई है या फिर नहीं है। तो पहले तो ये 2 कैटेगरी हो गई। अब अगर सप्लाई है तो फिर उसको 2 पार्ट में बांटा, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। समझ में आया? तो इस शेड्यूल 2 में हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो जरूरी नहीं कि सब सप्लाई होगा, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होंगे जो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं भी आते होंगे, पॉसिबिलिटी। अब आप याद करो कल जो मैं आपको प्रोविजन बता रहा था, सेक्शन नंबर 7, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 उसका एक क्लॉज नंबर डी था जो कैंसिल हो चुका है और उसके बदले एक आया 1A। तो मैंने आपको बोला भी था कि ये पॉइंट मैं शेड्यूल 2 के लिए पेंडिंग रख रहा हूँ, जब हम इस पे बात करेंगे तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि अमेंडमेंट क्यों किया। ऐसा जी अमेंडमेंट से आपको एज ए स्टूडेंट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा है, आप नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस में ऑब्वियसली वो मैटर करता है, इसलिए हमें डिस्कस करना जरूरी है। इन्होंने इस पॉइंट में पहले स्टार्टिंग में जब एक्ट बनाया तो ऐसा बोला था कि भाई शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज दे रखी है या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इतना बोल के छोड़ दिया था। लेकिन फिर जब शेड्यूल 2 पढ़ा तो शेड्यूल 2 में ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज के नाम थे जो एक्सेप्शन में आते हैं, जो सप्लाई नहीं है, ना गुड्स में आते हैं ना सर्विसेज में, ये वाली कैटेगरी भी तो है। तो इसका रेफरेंस इस पॉइंट में देना भूल गए थे, तो क्या किया, क्लॉज को हटा दिया, उसके बदले नया सबसेक्शन लिया। अब 1A ऐसा बोलता है कि शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज लिस्टेड है उनमें से जो सप्लाई के लिए क्वालिफाई करती है वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। तो इस चीज का रेफरेंस जो यहाँ पे देना भूल गए थे वो उन्होंने यहाँ पे 1A में अब दे दिया, बस इतना चेंज किया। तो बड़ा माइनर सा चेंज, स्टूडेंट लेवल पे एग्जैक्टली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन जब मैटर कोर्ट में जाता है, ट्रिब्यूनल में जाता है, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर ये छोटी छोटी बातें वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए ये चेंज इन्होंने किया। समझ आ गया? तो ये जो अपना कल वाला पॉइंट पेंडिंग था वो भी इसके साथ कवर हो चुका है। अब बात करते हैं शेड्यूल 2 की लिस्ट और देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। चलो एक एक करके समझ। पेज नंबर 19 पे है। सबसे पहले ट्रांसफर, एक वर्ड यूज किया ट्रांसफर, प्योरली एग्जाम्पल बेस्ड है तो आपको रिलेट हो जाएगा इजीली। सबसे पहले बोला ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अगर कोई गुड्स है, पर्टिकुलर मूवेबल गुड्स है और वो गुड्स की ओनरशिप में आपको पास ऑन कर रहा हूँ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तो ये जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ गुड्स की ओनरशिप, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है? आपके हिसाब से क्या है? किसी को गुड्स बेचना, उसकी ओनरशिप पास ऑन करना, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल हो गया। तो ये फर्स्ट कैटेगरी एग्जांपल था। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मैं आपको गुड्स को यूज करने का राइट दे रहा हूँ लेकिन ओनरशिप आपकी नहीं है, ओनरशिप मेरी ही रहेगी।
अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सर्विस हुआ? सर्विस हुआ। अपने कोई चीज किसी को रेंट पे अगर यूज करने को देते हैं तो ओनर तो अपने ही रहते हैं ना, सामने वाला तो रेंटल यूज कर रहा है, पैसे देगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट वापस कर देगा, तो इस चीज को बोलेंगे दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आया? तो ये सेकंड सिचुएशन हो गई। तीसरा पॉइंट, transfer of title in goods under an agreement which stipulates that the property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration। अब इसमें ऐसा है कि आज आपके और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स का कंसाइनमेंट मैं आपको सेल करूंगा, ठीक है। अब ये आज अग्रीमेंट हुआ है, आज डिलीवरी नहीं हो रही, तो अग्रीमेंट में फिक्स कर लिया कि आप मुझे इतने दिन के अंदर पेमेंट कर देना, जैसे ही आपका पेमेंट आ जाएगा गुड्स की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो इस सिचुएशन में ये जो अग्रीमेंट हमारे बीच में आज हो रहा है, ये सर्विसेज को लेके हो रहा है या गुड्स को लेके हो रहा है? एट फ्यूचर डेट क्या पास ऑन होने वाला है? गुड्स पास ऑन होने वाले। और ये तो हर बिजनेस में कॉमन है ना, आज अग्रीमेंट टू सेल होगा, कल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फाइनल हो जाएगा। तो आप जैसे ही पेमेंट पूरा कर दोगे, आपको कितने दिन चाहिए? आपने बोला सर 20 डेज का टाइम चाहिए पैसे अरेंज करने के लिए। मैं बोला कर लो, गुड्स मेरे पास रेडी है, जिस दिन आप पेमेंट लेके आओगे मैं आपको गुड्स हैंड ओवर कर दूंगा, आज इस चीज का अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एट फ्यूचर डेट अल्टीमेटली गुड्स का ओनरशिप आपको पास ऑन होने ही वाला है ना, तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। आया समझ में? तो ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। आगे देख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, कैटेगरी बना दी, लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं। किसी को कोई लैंड या बिल्डिंग लीज पे प्रोवाइड करना, एज अ टेनेंट यूज करने के लिए प्रोवाइड करना, उसके और भी नाम है ईजमेंट या लाइसेंस। तो ये आपके हिसाब से क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? सर्विस हो गई ना, किसी को प्रॉपर्टी आप लेट आउट कर रहे हो, दैट इज अ सर्विस। सेकेंड पॉइंट में भी सेम चीज है, यहाँ पे जो हम लेट आउट कर रहे हैं वो एक कमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बिजनेस या कॉमर्स का यूज हो रहा है, तो उसको अपने बोल सकते हैं दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी भी टाइप के प्रीमाइसिस को लेट आउट करना, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बट इसमें ध्यान रखना, रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस जो होती है उसमें जीएसटी नहीं आता है, बाकी सब प्रीमाइसिस में आता है। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आप कमर्शियल शॉप रेंट पे ले रहे हो, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इसमें रेंट प्लस जीएसटी पे करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। इंडस्ट्रियल जगह होगी, फैक्ट्री का कोई प्रीमाइसिस होगी, तो उसमें भी टैक्स आ सकता है। लेकिन अगर आप घर किराए पे ले रहे हो रहने के लिए, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना होता है, बिकॉज वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप उससे कोई इनकम जनरेट नहीं करने वाले, उल्टा आप एक्सपेंस कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल रेंट के ऊपर प्लस जीएसटी लगा देगी तो ये आपके लिए और महंगा हो जाएगा, मतलब किराए का घर भी महंगा लगेगा आपको। बोला नहीं, यहाँ पे जीएसटी नहीं, उन्होंने लिखा है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जीएसटी आएगा। तो बिल्डिंग के नीचे कोई शॉप्स बनी है, वो शॉप आपने किराए पे ले ली, उसके ऊपर आप जो रेंट दे रहे हो वहाँ जीएसटी आ सकता है। अच्छा, कितने लोग क्या करते हैं, रेसिडेंशियल सोसाइटी में जो फ्लैट है उसको कमर्शियल प्रीमाइसिस की तरह यूज करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी से परमिशन लेके एंड एवरीथिंग, तो उस रेंट में फिर जीएसटी आ सकता है, क्योंकि पर्पस रेसिडेंशियल रहा ही ना, आप तो वहां से पैसे कमा रहे हैं। सरकार सिंपल ये बोलती है कि जब आप कमर्शियल प्रीमाइसिस, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में किसी शॉप को किराए पे लेके वहां से पैसा कमा रहे हो, तो फिर उस रेंट पे हम आपसे जीएसटी चार्ज करने का राइट रखते हैं, बिकॉज यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट प्रीमाइसिस। लेकिन रेसिडेंशियल में तो आप अपनी सेविंग्स में से खर्चा कर रहे हो, हर महीने किराया भर रहे हो घर में रहने के लिए, वहां से कुछ कमाई तो होगी नहीं, तो उस पर जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। इसलिए इस चीज को उन्होंने इस कैटेगरी से बाहर रखा, वो सप्लाई और सर्विस में नहीं है। आया समझ में? क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। आपने एक टर्म सुना होगा जॉब वर्क, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ट्रीटमेंट या प्रोसेस या जॉब वर्क किसे बोलते हैं? देखो, जॉब वर्क का काम अपने यहाँ टेक्सटाइल में भी काफी होता है, ठीक है। टेक्सटाइल में जैसे डाइंग मिल है, तो डाइंग मिल में क्या होता है, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग का काम होता है, डाइंग प्रिंटिंग का काम होता है, जो डिजाइन आप बोलोगे प्रिंट करके दे देंगे। अब इसमें ऐसा है कि जो मिल का ओनर है वो क्या बोल रहा है, भाई आपको अगर डिजाइनिंग करवाना है, प्रिंटिंग कराना है, मैं कर दूंगा, कपड़ा आपको लेके आना, आप जो बेसिक ग्रे कपड़ा या एकदम ट्रांसपेरेंट प्लेन जो कपड़ा है जिसके ऊपर डिजाइनिंग नहीं, वो आप लेके आओ, उस पर डाइंग करना है, उसके ऊपर डिजाइन प्रिंट करना है, मैं आपको प्रिंट करके वो कपड़ा वापस कर दूंगा, मुझे प्रिंटिंग चार्ज पे कर देना। नाउ दिस काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज जॉब वर्क। इसमें ऐसा है कि मैं कपड़ा नहीं बेच रहा हूँ, वो आपको लेके आना है, मैं उसके ऊपर आपको प्रोसेस करके दे दूंगा और आप उसका मुझे चार्ज पे कर देना। दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड जॉब वर्क। अब ये जॉब वर्क को आप इन दोनों में से कहाँ क्लासीफाई कर रहे हो? सर्विस, क्योंकि कपड़ा तो आप खुद ही लेके आए, मैं थोड़ी ना बेच रहा हूँ। अगर मैं बेच रहा होता तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता, लेकिन मैं सिर्फ उस पर प्रिंटिंग प्रोसेस करके दे रहा हूँ, तो दैट प्रोसेस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। आया समझ में? तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस में आप जॉब वर्क वाला एग्जाम्पल लिख के रख सकते हो, इसके ऊपर आपको जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से देना पड़ेगा। बोलो, समझ आया? हाँ, वो भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस, मतलब
प्रोडक्ट कोई और लेके आ रहा है, हम उस पर सिर्फ प्रोसेस करके दे रहे हैं, तो ऐसा कोई भी बिजनेस होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जॉब, वो हो सकता है। डायमंड्स आप लेके आ जाओ, रफ डायमंड्स, मैं उसको पॉलिश करके दे देता हूँ, तो डायमंड मैंने बेचे नहीं, मैंने आप जो लेके आए उसको सिर्फ पॉलिश करके जैसा आपने बोला वैसा बना के दे दिया, तो उसके लिए जो भी मैं चार्ज कर रहा हूँ वो भी जॉब वर्क ही हो गया, तो वो भी यहाँ पे कवर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। ये जो अपने कल बात कर रहे थे ना, कुछ वैसा ही है। शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट था डिस्पोजल और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन, वो कंप्यूटर वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कुछ वैसा है। वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration. Such transfer or disposal is supply of goods by the person. ये कल ही देख लिया, सेम पॉइंट है, कंसिडरेशन लिया हो नहीं लिया हो, आपने बिजनेस में यूज होने वाली असेट्स को परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दिया और डिस्पोज कर दिया, तो उस ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में हम रखेंगे और उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। तो फिर अपन ने साथ में प्रोविजो देख लिया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में एक साल का अगर 50,000 रुपीज तक का गुड्स आप एम्प्लॉय को गिफ्ट में दे देते हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, तो उसके साथ ये भी चीज रिलेट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस goods held or used for the purpose of business are put to any private use or are used or made available to any person for use for any purpose other than business, whether or not for a consideration is supply of service. सिंपल कर देते हैं, एग्जांपल है, आप किसी कंपनी में एज ए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऐसी कोई पोस्ट पे अपॉइंट हुए। अब कंपनी अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बहुत सारे परक्यूजिट्स और फैसिलिटी देती है, बिकॉज आप कंपनी के एमडी हो, आपको एक गाड़ी दे दी कंपनी ने, गाड़ी कंपनी के नाम पे, लेकिन यूज आप कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए यूज कर सकते हो, गाड़ी की चाबी आपको दे दी, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाओ, जब तक आप इस कंपनी के एमडी हो ये गाड़ी आपकी, जिस दिन रिजाइन करोगे गाड़ी वापस देनी पड़ेगी, तब तक आप यूज करते हो। अब ये जो चीज प्रोवाइड की गई, इसके लिए कंपनी अपने एमडी से कोई पैसे नहीं चार्ज करती, दिस इज अ परक्यूजिट, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से है, बट दिस इज ऑल्सो अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे बोला आपने प्राइवेट यूज के लिए कोई चीज प्रोवाइड की, उसका कंसिडरेशन शायद चार्ज किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपके बिजनेस में पूरी तरीके से यूज नहीं हो रही। अब वो गाड़ी लेके वो एमडी ऑफिस भी आता होगा, वही गाड़ी लेके फैमिली के साथ ट्रिप पे भी जाता होगा, तो उसका कोई हिसाब नहीं, आप गाड़ी पर्सनल यूज की तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नाउ दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर भी जीएसटी आ सकता है। अब एक्चुअल में इस पे कोई जीएसटी देना पड़ता है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वो टैरिफ में जाके देखना पड़ेगा कि जीएसटी टैरिफ में क्या लिखा है और नोटिफिकेशंस में क्या बोला है। अभी हमारा काम सिर्फ ये डिसाइड करना है कि whether this transaction is supply or not, and if yes it is supply of goods or supply of service। तो हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जीएसटी एक्चुअल में पे करना पड़ता है या नहीं उसकी बात अपन यहाँ पे नहीं कर रहे, तो बार बार अपने को उस पॉइंट पे जाना ही नहीं। क्लियर ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट देखना, where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person unless। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी और मेरी पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है और हम लोग कुछ गुड्स का ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं। अब हमने ये डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म हम बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी तो उसके अंदर इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री में बहुत सारे गुड्स पड़े हुए थे। तो हम सब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, गुड्स का क्या करेंगे, हम ही बांट के ले जाते हैं, हम ही तो मालिक है उन गुड्स के और कौन है, तो आपस में गुड्स को डिवाइड करके लेके चले जाएंगे और फर्म डिसॉल्व कर देंगे। अब उस पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि अगर आपने फर्म डिसॉल्व करने के बाद यूनिट्स आपस में बांट लिए, जीएसटी डिपार्टमेंट इसको अलग तरीके से देखता है। जीएसटी डिपार्टमेंट इसको ऐसे देख रहा है एज इफ कि आपने फर्म को डिसॉल्व करने से पहले ये गुड्स किसी को सप्लाई की, भले खुद को ही सप्लाई क्यों ना की हो, समझ आ रहा है। तो फर्म ने गुड्स सप्लाई की अपने पार्टनर्स को, तो जैसे आउटसाइडर्स को गुड्स बेचते तो जीएसटी कलेक्ट होता, वैसे ही पार्टनर्स को भी जीएसटी यहाँ पे करना पड़ सकता है। दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। आया समझ में। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये एग्जांपल ना पीछे के पेज पे लिखा हुआ है, तो आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, बॉक्स में है देख लो, फर्स्ट पॉइंट पे वो सेम स्टोरी लिखी है जो मैंने आपको बोली। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। पर अभी वो पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, जो सी वाला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें नीचे अनलेस करके 1 और 2 दो पॉइंट्स बाकी है, आप वहां पे नोट कर लेना। जितना मैंने अभी तक रीड किया ना अनलेस के पहले, वो क्या सिचुएशन थी, सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। लेकिन नीचे 1 और 2 जो पॉइंट है ना, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप उसमें ना ब्रैकेट बना के 1 और 2 जो पॉइंट है उसके बाजू में लिख लो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और उसके ऊपर जो सी पॉइंट है मेन, उसमें लिख लो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स।
लास्ट डे पे पढ़ते हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्विक रीडिंग के लिए वो काम आ जाए, तो पहले से लिख के रख लो। अनलेस के पहले जो लिखा है वो पूरा सप्लाई ऑफ गुड्स है, उसके बाद 1 और 2 जो पॉइंट लिखे हैं दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बोलो यहाँ तक समझ आए? अभी सप्लाई ऑफ सर्विस वाले में क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें बोला है बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। ये वर्ड आपने कहीं अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बेसिक्स होते हैं, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो कुछ याद है क्या था गोइंग कंसर्न, क्या पढ़ा था? जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा। अपने अजम्पशन पे बिजनेस शुरू करते हैं कि बिजनेस 1 साल के लिए तो स्टार्ट किया नहीं, गोइंग कंसर्न का मतलब दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टर्म्स ऑल्सो। तो इसीलिए आप क्या करते हो, बैलेंस शीट में बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हो। पीएनएल तो चलो क्लोज हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन बैलेंस शीट आइटम्स को आप कैरी फॉरवर्ड उस अजम्पशन पे तो करते हो कि जो इस साल बाकी रह गया वो अगले साल पूरा कर लेंगे, जो रिकवरी बाकी है वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, जो पेमेंट्स करने हैं वो अगले साल चुका देंगे। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इसी को बोला जाता है। अब पॉइंट ये है कि मुझे सपोज एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज एक कैफे का बिजनेस स्टार्ट करना है। सूरत में इतने सारे कैफे हैं, आपको पता है, आप जाते रहते हो, एक बार गए, फोटो डाला, हैशटैग डाला, अगली बार कभी नहीं जाते, फिर वो कैफे भी 2-4 दिन के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि पब्लिक ट्रेंड ऐसा है ना। पहले के टाइम पे लोग रेस्टोरेंट्स में रिपीटेड जाते थे। आपके पेरेंट्स की एज ग्रुप में होंगे ना, उनको एक रेस्टोरेंट का खाना पसंद है, आप उनके साथ बचपन से 50 बार जा चुके होंगे, आप थक गए, वो थकते ही नहीं है ना। बोले ये मतलब क्या हर बार एक ही रेस्टोरेंट में जाकर, बोले नहीं इसका टेस्ट अच्छा है, हमको यही कंफर्टेबल है, हम यही जाएंगे, तो उनके साथ आपको रिपीट जाना पड़ता है। अपनी जनरेशन क्या करती है, एक कैफे में एक बार गई, हो गया ना, वापस थोड़ी जाएंगे, अब कोई दूसरा कैफे ढूंढो, तो वो कल्चर चेंज हो गया। तो उस चक्कर में क्या, कैफे भी चेंज हो जाता है, 2-4 दिन के बाद जाओ तो कुछ अलग ही है वहाँ पे, क्योंकि वो ट्रेंड वैसा है। अब आपको कोई कैफे स्टार्ट करना है, सोचा कि यार इतने लोग आते हैं, इतना बिजनेस चल रहा है, अपने भी शुरू करते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरा जीरो से सेटअप करो, एक नया ब्रांड नेम, एक नई आइडेंटिटी उसकी बनाओ, मार्केटिंग पे खर्चा करो, उसको पॉपुलर करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर किसी का कैफे ऑलरेडी चल रहा है और वो चला के थक चुका है, उसको समझ आ गई कि अब ये बंद होने पे आ गया, और आपको अभी अभी ऐसे क्रेज हुआ है कि मुझे कैफे स्टार्ट करना है, तो उसने बोला एक काम कर यार, मैं तो मेरा कैफे का सेटअप पूरा बेच रहा हूँ, मेरे से ले ले, रेडी सेटअप, सब कुछ बना हुआ है, इंटीरियर है, स्टाफ है, सारे इक्विपमेंट्स है, सब रेडी है, सिर्फ पैसे दे दे मुझे और आज से ये सारा सेटअप तेरा। तो ऐसा भी होता है, तो अब रेडी सेटअप भी तो बाई कर सकते हो। अब उसमें आपको बेनिफिट क्या होता है, एक ब्रांड नेम ऑलरेडी है, पहले इतने कस्टमर्स यहाँ पे विजिट करके गए होंगे, फुटफॉल ऑलरेडी है, लोगों को पता है कि ये नाम का एक कैफे है और पब्लिक आती रही है। तो अगर आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, नए ऑफर्स ले आओ, कुछ भी करो, तो पॉसिबिलिटी है कि क्राउड आना शुरू हो जाएगा। तो जीरो से स्टार्ट करना और रेडी सेटअप लेना, इसमें कुछ फर्क पड़ता है या एक ही बात है? बहुत फर्क पड़ता है ना, एग्जिस्टिंग ब्रांड का फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे जिसने आपको ये कैफे बेचा, उस बेचारे ने तो जीरो से मेहनत करके बनाया होगा, और आज आप एक रेडीमेड सेटअप खरीद लो जिसका आपको फायदा होने वाला है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि उसने आपको सर्विस दी आपके लिए, उसने वो कैफे, आप सोच रहे हो बोले अपने लिए सेटअप किया था इसने, मान लो ऐसा कि बेचारा 4 साल से मेहनत कर रहा है, इतना कैफे का नाम बनाया, आज अपने को रेडीमेड बेच के जा रहा है, तो अपनी मेहनत कम हो गई। तो ये जो सेटअप उसने आपके लिए किया, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गोइंग कंसर्न बिजनेस अगर आप खरीद रहे हो, तो सामने वाले ने आपको कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड की, समझ आए? तो इसके ऊपर भी जीएसटी आ सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस है तो टैक्सेबल हो सकता है, आए समझ में? अच्छा, कोई रेडी सेटअप अगर किसी को बेच रहा है, तो कुछ प्रीमियम चार्ज करेगा या नहीं करेगा? वो कैफे पूरा रेडी है, बट वो हिसाब कैसे लगा रहा है, बोले फर्नीचर का इतना पैसा, इक्विपमेंट्स का इतना, एयर कंडीशन का इतना, ऐसे गिनेगा, या प्लस वो अपनी ब्रांडिंग का भी कुछ पैसा गिनेगा, जिसको आप गुडविल बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं अपने। तो वो गुडविल जो चार्ज कर रहा है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस का कंसिडरेशन ही तो चार्ज कर रहा है, तो उस गुडविल के अमाउंट पे भी तो जीएसटी लेगा वो, समझ आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे कैटेगराइज कर दी, गोइंग कंसर्न बिजनेस के फॉर्म में किसी को आपने बिजनेस पास ऑन कर दिया, दैट ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। सो नेक्स्ट, इसमें बी पॉइंट भी है, रुक जाओ, सेकंड पॉइंट है नीचे। तो गोइंग कंसर्न वाला तो कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट में बोला द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले लो, होटल इंडस्ट्री में ये बड़ा कॉमन है। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स या 5 स्टार होटल्स ये सब देखते हो, जेडब्ल्यू मैरियट है अपने, या फिर मैरियट ग्रुप के भी काफी सारे होटल है सूरत में, तो ये लोग जो ये बिजनेस चला रहे हैं, उसका बिजनेस ऑपरेशन का जो मॉडल है थोड़ा सा डिफरेंट है। जेडब्ल्यू मैरियट सारे प्रॉपर्टीज खुद मैनेज नहीं करता। आप अगर इन होटल्स में कभी विजिट करो, वहाँ पे खाना वाना खाओ, स्टे करो, तो उसका बिल आता है ना, उसमें आप देखना एक कोई थर्ड पार्टी कंपनी का नाम लिखा होगा बिल के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड समथिंग, कुछ ना कुछ नाम लिखा होगा। तो इन शॉर्ट इसमें क्या है, मैरियट वाला पूरे इंडिया में अगर उसके 100 रिजॉर्ट्स हैं, वो 100 के 100 खुद मैनेज नहीं करता। उसने क्या है ना, वो काम किसी और को दे रखा है। हॉस्पिटैलिटी कंपनी, सपोज मेरी कंपनी है, मुझे होटल बिजनेस शुरू करना है या 5 स्टार रिजॉर्ट स्टार्ट करना है, तो आपको पता है 5 स्टार रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो आपको देख के पता चल जाता है कि जितना खर्चा इन्होंने कर रखा है, इतने पैसे तो अपने नहीं लगा पाएंगे। अब ऐसा है कि मैरियट वाले ने प्रॉपर्टी बाई कर ली, उसने अपना बोर्ड लगा दिया, बट मैनेज करने का टाइम और एफर्ट उसको नहीं करना,
तो उसने अपनी कंपनी को एक काम दे दिया कि आप एक काम करो, मेरी प्रॉपर्टी है, ब्रांड नेम मेरा रहेगा, तो मैरियट के नाम से फुटफॉल तो आने ही वाला है, पब्लिक आएगी, आप ये होटल मैनेज कर लो, ये प्रॉपर्टी आपको मैनेज करनी है और जो स्टैंडर्ड्स है हमारे वो आपको मेंटेन करने हैं। अब जितना भी रेवेन्यू आएगा ना, अपने रेवेन्यू शेयरिंग कर लेते हैं, आप पैसे कमाओ, इसमें से इतना हिस्सा हमें दे देना, या एक काम करो महीने का फिक्स इतना अमाउंट दे दो, फिर जो प्रॉफिट आपका जो लॉस है वो आपका। इस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैरियट वाले ने जिसको ये काम आउटसोर्स कर दिया, वो कौन है? उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है और उसको कंसिडरेशन में एक पैसा रेगुलर बेसिस पे पे कर रहा है। अब आपको नहीं लगता कि मैरियट वाले ने आपके लिए एक रिसोर्ट सेटअप करके दे दिया? ये अगर आप जीरो से सेटअप करने बैठते तो मेहनत हो जाती। तो मैरियट वाले ने आपको कहीं ना कहीं सर्विसेज प्रोवाइड की, एक रेडी सेटअप प्रोवाइड करके आपको सिर्फ उसको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेटिंग कंपनी यहाँ पे अलग होती है, ओनर कंपनी यहाँ पे अलग होती है। मेजोरिटी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो अपने बोलते हैं रिजॉर्ट्स वाली, ये ऐसे ही काम करती है। ब्रांड किसी और का होता है, एक्चुअल होटल चलाने वाली कंपनी कोई और होती है। पता चला? तो ये पॉइंट यहाँ पे रिलेट हो जाएगा एज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिस्ट है, टाइटल में बोल दिया सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स आने वाले हैं वो क्या होंगे? सारे सप्लाई ऑफ सर्विस। कहीं कुछ एक्सेप्शन अदर देन अनलेस लिखा हो तो बात है। फर्स्ट पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये पीछे भी आ गया था ना, ईजमेंट, लाइसेंस, लीज। तो ये दोनों में फर्क क्या है वो समझ लो। वहां पे ऐसा बोला था कि मैं मेरी प्रॉपर्टी आपको किराए पे दे रहा हूँ, तो मेरी तरफ से सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन यहाँ पे जो बोला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे बात हो रही है ब्रोकर्स की, जो एस्टेट एजेंट्स या रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं उनकी बात हो रही है। अब मुझे शॉप रेंट पे लेनी थी, तो मैं तो जानता नहीं था ओनर कौन है। तो भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक शॉप है जहाँ पे एक ब्रोकर ने अपनी ऑफिस स्टार्ट की हुई है, रियल एस्टेट एजेंट है ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने उनको जाके पूछा कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स में एक शॉप चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट में कोई है, कोई अवेलेबल है तो बताओ। उन्होंने मुझे शॉप बताई, बोले ये ओनर है, इनकी शॉप है, आप अगर आपको रेंट पे लेनी है तो मैं बात कर लेता हूँ, रेंट एंड ऑल नेगोशिएट कर लेते हैं, पेपर वर्क मैं करवा दूंगा, आप प्रीमाइसेस यूज कर लो। बट बोले इतना जो है मैं चार्जेस लूंगा आपसे एज अ कमीशन या ब्रोकरेज। अब वो जो सर्विस मुझे दे रहा है, जो ब्रोकर है, प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी ना है, उसका काम क्या है? बायर और सेलर को मिलवाना और जो प्रीमाइसेस वेकेट पड़ी है उसको रेंट के ऊपर लगाना। तो वो भी तो एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट के अंदर वो ब्रोकर की सर्विसेज की बात हो रही है, ओनर की सर्विसेज की बात नहीं हो रही। अब जिस ओनर ने ये प्रीमाइसेस मुझे लेट आउट की, वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइडर ही है। वो आगे वाले पॉइंट में कवर कर लिया जब अपने लीज की बात कर रहे थे। डिफरेंस समझ आया? तो यहाँ पे आप लिख के रख लेना साइड पे, ये ब्रोकरेज, कमीशन या रियल एस्टेट एजेंट जो सर्विस दे रहा है ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, समझ आएगी? आगे बढ़े। अब बी पॉइंट को अभी के लिए स्किप करो, वो मैं लास्ट में डिस्कस कराऊंगा, पहले आगे की एंट्रीज कवर करते हैं। सी पॉइंट पे आ जाओ। इसमें बोला टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये टर्म आपने कुछ पढ़ा हो, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या आता है इसमें? ध्यान में है किसी? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, डिजाइन्स। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को इन जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्योंकि इनटेंजिबल है, कोई फिजिकल गुड्स तो यहाँ पे है नहीं। अब इसका यूज क्या होता है ये भी आपके ध्यान में होगा मे बी। पेटेंट किसे बोलते हैं? कोई आइडिया, इनोवेशन, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला, कोई मेडिसिनल कॉम्पोजिशन, कुछ नया आपने इन्वेंट किया। तो किसी भी टाइप के इन्वेंशन को हम अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं कि भाई ये चीज कोई कॉपी ना कर ले, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कॉपी करने में उतना टाइम नहीं लगता है। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट में उतारो, उससे पहले डुप्लीकेट वाला बिकना शुरू हो गया होता है और आपसे ज्यादा टर्नओवर वो ऑलरेडी कर रहा है। आप भी सोच रहे हो यार ये तो आइडिया मेरा चोरी किया, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट करके अप्लाई कर दिया, क्या वो फर्स्ट है और मैं मार्केट में सेकंड हूँ, ये कैसे हो गया? तो अपने यहाँ टैलेंट की कोई कमी है नहीं, ओरिजिनल दिमाग लगाने से ज्यादा कॉपी पेस्ट करने वाले लोग ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये रिस्क रहता है। तो कोई भी नया इनोवेटर सबसे पहले क्या करता है? पेटेंट करवा देता है। तो मेरे नाम पे एक बार पेटेंट रजिस्टर हो गया, फिर अगर कोई कॉपी करेगा तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि लीगल एक्शन लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। आप एग्जाम्पल ले लो बिस्लेरी का। बिस्लेरी की बोतल खरीदी कभी आपने कहीं से? बिस्लेरी के कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है पता है ना? बिस्लेरी का स्पेलिंग उठाओ, उसका कोई भी अल्फाबेट इधर उधर कर दो, उस नाम की बोतल भी मार्केट में बिक रही है ना? अच्छा, वो जो ब्लू कलर का उसका स्टिकर है ना, वो कलर टोन भी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ो तो आपको लगेगा आपने बिस्लेरी ओरिजिनल खरीदी है, पानी पी के बोतल फेंक भी दिया, ध्यान नहीं दिया कि डुप्लीकेट है। और ये आपने हर जगह नोटिस किया होगा। अच्छा, तो बिस्लेरी का मालिक खुद ये नोटिस नहीं करता होगा? इमेजिन वो हाईवे पे कहीं ट्रैवल कर रहा है, बोले यार पानी की बोतल खरीद लेते हैं, खुद ही की बिस्लेरी खरीदने गया, उसमें डुप्लीकेट आ गई, बोले अपनी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये ब्रांड ही अलग है, चल क्या रहा है, स्पेलिंग कुछ इधर उधर लग रही है।
तो उसको भी तो मालूम पड़ता होगा ना कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, ओरिजिनल को हार्म हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो पानी का बिजनेस है ना, जो लोकल लेवल पे चलता है, लोकल एरिया में आप सेटअप कर दो, पानी की बोतल पैक करके बेचो, तो इसमें ना उतना रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। बिस्लरी इज लाइक कि वो पूरे इंडिया में बेच रहे हैं, लेकिन ये जो डुप्लीकेट वाले हैं ना, ये लोकल लेवल पे बेचते हैं, तो उनका लोकल एरिया में कॉन्टैक्ट होता है, उससे बाहर नहीं होता। अब बिस्लरी वाला अगर सोचे कि चलो इन पे केस फाइल करता हूँ, मेरा कॉपीराइट है, बिस्लरी जो मेरा ट्रेड नेम है वो कॉपी कर रहे हैं लोग, तो मैं इन पे केस फाइल करता हूँ, तो इसको ना अलग डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा कंपनी में, क्योंकि रोज के इतने डुप्लीकेट वाले आएंगे ना, ये कोर्ट केस लड़ते लड़ते थक जाएगा, और इन छोटे छोटे लोगों से कितना कॉम्पनसेशन मांग लेगा, कितने साल केस चलेगा। तो ये लोग ना उस फाइट में पड़ते नहीं, बाकी चाहे तो फिर एक एक को नोटिस भेज भेज के उसके पीछे पड़ जाए तो अलग बात है। अब उसके बदले ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ध्यान देते हैं कि बोले जहां जहां डुप्लीकेट बिक रही है ना, वहां वहां बिस्लरी ओरिजिनल भी बिकनी चाहिए। फिर दुकान वाले को मार्जिन ज्यादा देंगे कि भाई तू ज्यादा कमीशन ले, लेकिन वो वाली बॉटल मत रखना, ये वाली रखना। फिर टीवी पे ऐड देते हैं, बिस्लरी के बीच में टीवी पे ऐड आ रही थी, आपने देखा होगा, 114 क्वालिटी चेक्स, ऐसा करके उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम जो पानी की बोतल बेच रहे हैं ना, उसमें हमने जो पानी यूज किया है उसके ऊपर इतने क्वालिटी चेक किए। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी भी फेल है। पानी पीने से पहले अगर कोई इतना सोचता कि इसमें कितने क्वालिटी चेक की है, कौन कौन सी मशीन में इसको टेस्ट किया, तो इतना इंडिया में कोई सोचता नहीं। पीने का पानी तो ऐसे किसी की बोतल में से मांग के पी लिया अपन ने, अब उसने उसको गैस पे उबाला, या आरओ वाला पानी है, या यूवी वाला पानी है, या नल में से डायरेक्ट भर के लाया है, फर्क नहीं पड़ता है ना, यही होता है। तो कितने भी क्वालिटी चेक हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, बट वो लोग आइडेंटिटी डिफरेंशिएट करने के लिए एड पे खर्चा कर रहे हैं कि यार वो डुप्लीकेट पानी मत पियो, आपकी हेल्थ खराब होगी, ये बिस्लरी है, ओरिजिनल है, वही कंज्यूम करो। पब्लिक को लिटरली इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होगा। तो पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट कब यूज होता है, कुछ आइडिया उसमें? कॉपीराइट जो है वो ये क्रिएटिव काम में यूज हो सकता है। आपने कोई म्यूजिक की कॉम्पोजिशन बना दी, आपने कोई स्टोरी लिख दी, कोई कैरेक्टर डेवलप कर दिया, कोई नॉवेल लिख दिया आपने, तो उसके जो आर्ट मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें आप कॉपीराइट करवा सकते हो कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। वैसा है। तीसरा जो पॉइंट है ट्रेडमार्क वाला, वो आपका बिजनेस नेम है। बिस्लरी, बिस्लरी क्या है, वो ट्रेडमार्क हो गया। डोमिनोज है, पिज्जा हट है, मैकडोनल्ड है, इसका जो भी नाम है, जो कलर है, जो लोगो है, जो थीम है, वो सारी चीजें आप रजिस्टर करा सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। जो डेयरी मिल्क आप कंज्यूम कर रहे हो, डेयरी मिल्क का जो पर्पल या वायलेट कलर का जो टोन है, वो उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है कि वो सेम टोन और कोई चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड यूज नहीं कर सकता। मैकडोनल्ड्स का जो येलो कलर है, वो भी उन्होंने पेटेंट कर मतलब रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपने नाम पे कि यूनिक है और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें उनको मेंटेन करनी पड़ती है, वैसा होता है। ठीक है, तो ये आईपीआर की बात हो रही। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई पेटेंट आपके नाम पे है, तो इससे आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। या तो आप वन टाइम किसी को पेटेंट बेच दो, खत्म करो काम, तो एक बार पैसे दे दे, आज से पेटेंट का मालिक तू है, जो करना है कर। और एक क्या होता है, आप वो पेटेंट यूज करने का राइट दे दो कि पेटेंट का मालिक मैं हूँ, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो आप बना सकते हो, बट मुझे रेगुलर रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग या कमीशन मिलता रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आईपीआर बेचा नहीं है, सिर्फ यूज करने की परमिशन दी, जिसके बदले मैं आपसे कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आ गया? आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, कितनी बार वो पिच करने आते हैं तो बोले पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, पेटेंट रजिस्टर हो गया है, तो वो शार्क्स ऑप्शन देते हैं कि फिर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हो, लाइसेंसिंग कर दो ना, पेटेंट आपके नाम पे, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दो, बैठे बैठे पैसे कमाओ, फैक्ट्री डाल के प्लांट सेटअप करके रिस्क क्यों ले लो। तो वैसे भी आइडिया वो लोग बहुत बार देते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और करोगे तो सर्विस प्रोविजन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया ना, वो पिज्जा का दे रखा है, डोमिनोज पिज्जा का। इसमें भी होता है, ये पिज्जा की रेसिपी भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। मैंने लापिनोज वाले को पूछा था, जब नया नया स्टार्ट हुआ था, लापिनोज में गए तो उन्होंने एडवर्टाइज वैसे कर रखा था वहाँ पे कि 28 वेराइटीज ऑफ पिज्जाज एंड एवरीथिंग, तो उसमें अलग अलग नाम उसने रखे, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए और, तो कुछ नए फ्लेवर्स लेके आया जो डोमिनोज पिज्जा हट में तब के टाइम में नहीं थे। अब तो काफी पिज्जा चेन आ गए, लेकिन लापिनोज तब नया नया था। तो मैंने उसको पूछा, यार आप लोगों ने नाम तो रख दिया, अच्छा इसके नीचे इंग्रेडिएंट भी लिख दिया, वो 7 चीज ही पिज्जा में कौन से 7 चीज डाल रहे हो, तो लिख दिए। मुझे को भूख लग रही है तो सॉरी, लेकिन हाँ, और कोई एग्जांपल नहीं। ठीक है, हाँ टाइम भी ऐसा ठीक है, तो 7 चीज में तूने 7 चीज तो नीचे मेंशन कर दिए, मतलब ये तो कोई भी कॉपी कर ले। बोले सर ऐसा नहीं है, वो जो डिजाइन है, प्रेजेंटेशन है, जो नाम है, वो हमने रजिस्टर करवा रखा है, तो और कोई पिज्जा चेन एग्जैक्टली सेम कॉपी करेगा तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। बोला ये तो खाने की वेराइटी में भी तूने ऐसा रजिस्ट्रेशन करा दिया। बोले यूनिकनेस के लिए फिर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आज मैंने स्टार्ट किया ऐसे और 4 खुल जाएंगे तो फिर कोई यूनिकनेस नहीं रहेगी। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन जो है रेसिपी का, वो भी अवेलेबल है, तो वो सब चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। किसी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना,
कोडिंग करना, तो वो भी तो एक सर्विस हो गई ना, ठीक है, वो इंटेंजिबल है, सर्विस में आ जाएगा। इसके बाद देखना ई पॉइंट में 3 अलग अलग चीजें हैं, एक एक करके तीनों के एग्जांपल्स लेते हैं। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है टू टॉलरेट एन एक्ट, और तीसरा बोला टू डू एन एक्ट। ये 3 अलग अलग सर्विसेज है, तीनों के एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या समझ में आता है इससे। पहला बोला अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अब रिफ्रेन करना मतलब कोई काम करने से बचना, कि आपने ना बोला तो मैं काम नहीं करूंगा। अब ये कब हो सकता है, कंपटीशन वाले बिजनेस में होता है। आपने देखा होगा रिटेल शॉप्स में, रिटेल मार्केट में, शॉपिंग मार्केट में एक ही जैसा सामान बेचने वाली 10 दुकानें होती है ना, और वहीं पे उनका कंपटीशन ऐसा हो जाता है कि कस्टमर ही फिर फाइनली अपनी मर्जी करेगा। पहली दुकान में घुसा, उसने बोला ये प्रोडक्ट कितने का है, बोले 500 रुपये, फिर आप सीधा बोलते हो 100 रुपये में देना है। शर्म तो करो यार, दुकान लेके बैठे, किराया भरना है उसको, अपना घर चलाना है, बेचारों को बच्चों को खाना वाना खिलाना होगा, 500 का सीधा 100। अपने ऐसे रफ बार्गेनिंग कर रहे होते हैं ना, कोई बेशर्मी की कोई लिमिट ही नहीं है। फिर वो बोलता है, बोले नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो, फिर आप उसको एकदम इग्नोर मार के दूसरी दुकान में चले जाएंगे। 500 का 100 बोला, कुछ बोले उससे पहले ही चले गए, बोले इतना रूड भी नहीं होना चाहिए, उसको कुछ आंसर देने दो। फिर आप ऐसी 2-4 दुकानों में घूम पे बार्गेनिंग कर रहे हो। अब कोई शॉपकीपर वाला एकदम से गुस्सा हो जाता है, आपने 500 का 100 बोला ना, बोले काम करो यहाँ से बाहर जाओ, ये 10 दुकान है, अगर किसी ने 100 रुपए में दे दिया ना, मेरे से फ्री में लेके जाना। सुना है कभी ऐसा? हाँ, लेडीज शॉपिंग मार्केट में जाओ, तुम लोग बार्गेनिंग ऐसे करते हो, वो गुस्सा हो जाता है। तो फिर बाद में अपने लगता है थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बोले नहीं भैया ठीक ठीक लगा दो, चलो 200 ले लेना। अभी भी अपने सुधर नहीं रहे, 500 का 100, 100 से 200, बोलो कम से कम कुछ सही रेट तो बोलो। फिर वो आता है 400 पे, 450 पे आता है, डिस्काउंट भी उतना कम देगा ना कि बेइज्जती हो जाती है। 500 का सीधा 480 रुपए दे देना, आप बोल रहे हो 200, वो बोल रहे हैं 480। फिर अपने को शर्म आती है, बोले यार अब क्या इससे डिस्काउंट मांगे, 20 रुपए कम कर रहा है। फिर भी अपने वहीं के वहीं, चलो 250 लगा देना। ऐसे करते करते अपने 300 में लेके आते हैं। तो लास्ट में कहीं ना कहीं आपने बार्गेनिंग की, अच्छा उसको पता था कि 300 से ऊपर आप दोगे नहीं, इसलिए उसने शुरू 500 से किया। अगर जेन्युइन कस्टमर हो तो सीधा 300 बोलता, 300 में बिक जाता। लेकिन वो शॉपिंग करने का मजा ही नहीं ना, जब तक बार्गेनिंग ना करो, दुकान वाले को फ्रस्ट्रेट ना करो, जैसे मैंने बाल नोचने पे ना जाए कि जाए यहाँ से, तब तक शॉपिंग करने में मजा नहीं आता। वो इम्प्लाइड सी बात है। तो ऑब्वियसली ये मार्केट वैसे ही चलता है। अच्छा, अब आप कोई बिजनेस लेके बैठे हो, सपोज अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। अब ऑफिस अच्छी भली सेटअप कर लिए, लोग आते हैं, पैकेजेस बुक कराते हैं, अभी दिवाली सीजन आएगा, लोग घूमने जा रहे हैं, तो प्लानिंग अभी से चल रही है दिवाली पे कहाँ जाना है, तो अभी से सब बुकिंग शुरू हो गई। अब ऐसे में ऐसा है कि जैसे ही आपने सेटअप किया, आपका बिजनेस चल रहा है, एग्जैक्ट सामने ऑपोजिट सेम किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया टूर्स एंड ट्रैवल्स का, नया बोर्ड लगा दिया, काम शुरू कर दिया। अच्छा, आपको इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? डेफिनेटली, क्योंकि अपने पास जो कस्टमर आ रहा है ना, वो रिटेल कस्टमर है, घूमता फिरता दुकान देखते देखते आता है। किसी ने रेफरेंस दिया तो पैकेज पूछने आ गया। अब आया, आपने पैकेज समझाया उसको, आपने बोला कि भाई इतने रुपए का पैकेज है, मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ, पूरा आइटिनरी बना के दे दिया। अब उसने देखा सामने भी एक ट्रैवल वाले की शॉप है, आपको क्या लगता है कस्टमर वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। कोई लॉयल्टी है उसकी आपकी तरफ कि नहीं वहां जाके नहीं पूछूंगा, वो पहले जाएगा वहाँ पे, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। आपने उसको 2 लाख रुपए का पैकेज बना के दे दिया, ये इंक्लूड करके, अब सामने गया, उससे भी पैकेज मांगेगा। अब उसने देखा कि यहाँ पे जाके आया, अब वो क्या करेगा, पैकेज 2 लाख से थोड़ा सा सस्ता बनाएगा। अगर थोड़ा भी ऊपर बनाया तो ये आइटनरी आप उसको दिखाओगे, बोले देखो उन्होंने तो 2 लाख में इतना इतना इंक्लूड करके दिया, अब आप क्या करके दोगे बताओ? वो बोलेगा मैं 1,90,000 में सेम पैकेज, काम खत्म। अच्छा, ये वहां से बुकिंग करा लेगा क्या 1,90? वो 1,90 वाला कोटेशन लेके इधर आएगा। ऐसे होता है ना, बोले देखो आपने तो ज्यादा पैसे लगा दिए, वो आप 2 लाख बोल रहे हो, 1,90 बोल रहा है, तो आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, आप ठीक ठीक लगा दो, मैं यहाँ से बुकिंग करा देता हूँ। अब आप कंपटीशन में टेंशन में बोले यार ये तो बिजनेस चला जाएगा, चलो मैं 1,80,000 में फाइनल करते हैं। अभी भी फाइनल नहीं करेगा, वो वापस वहां जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये दोनों का नुकसान हो रहा है ना कहीं ना कहीं। फायदा किसका हो रहा है? कस्टमर का। और वही होता है ना, कंपटीशन में कस्टमर का बेनिफिट होता है। तो ये इतना नीचे लेके आएगा ना 2 लाख से, आपको कस्टमर कितना चिपको है उस पर डिपेंड करता है, कहाँ तक बार्गेनिंग करेगा। हो सकता है 2 लाख का पैकेज आपसे 1 लाख में फाइनल करा के ले जाए, जेब से पैसे डाल के आप उसको घुमाने भेज दो, ये भी पॉसिबल है। इतना भी आपके पीछे पड़ सकता है, ये चीज हो गई। अब ऐसा होने से अल्टीमेटली वो सामने जो कॉम्पिटिटर आया, आपका बिजनेस भी खराब हुआ, उसका भी खराब हुआ। अब शाम को आप दोनों बैठ के सोच रहे हो, बोले यार अपने दोनों में से जीता कौन? तू जीता कि मैं जीता? तो वो कस्टमर जीता, ठीक है ना, तूने कुछ कमाया ना मुझे कमाने दिया, उल्टा जेब से पैसे डाल के उसको घूमने भेजना पड़ा, फायदा क्या हुआ? बोले ऐसे लड़ भिड़ के कोई फायदा नहीं है। तो जैसे ही वो नई दुकान सेटअप कर रहा है ना, मैंने सोचा कि नहीं, ये यहाँ पे बिजनेस सेटअप करेगा, लॉन्ग टर्म में यही होने वाला है। मैंने उसको बुलाया कि आओ बैठो, चाय नाश्ता करते हैं, ये वो, ठीक है। वो ऐसा होता है ना, किसी को कुछ समझाना हो तो फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता खिलाना पड़ता है। तो आपने बिठाया, कुछ बात की, तो वो समझ गया कि कुछ है, तो कुछ झोल तो है, सामने से नाश्ता खिला रहा है, ये वो कॉम्पिटिटर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने अपन ने उसको समझाया कि देख भाई, तुम बिजनेस यहाँ सेटअप कर तो लेगा। अच्छा, अपन उसको ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, थोड़ा डरा रहे हैं कि देख मैं यहाँ पे ना 4-5 साल से बैठा हूँ,
इस कॉम्प्लेक्स में मेरा बहुत नाम है, मेरे को बहुत कस्टमर आते हैं, तो कितनी भी कोशिश करेगा यहाँ कमा नहीं पाएगा। अभी भी सोच ले शांति से, एक काम कर, 2 किलोमीटर दूर एक नया कॉम्प्लेक्स खुला है, वहां जाके अपना बिजनेस सेटअप कर ले। यहाँ करेगा कोई फायदा नहीं, तू नया है, मैं तो पहले से बैठा हूँ ना, इतना डिस्काउंट दूंगा ना, तो कमा ही नहीं पाएगा। समझ आ रही? अब वो सोच रहा है कि बात तो इसकी ठीक है वैसे। अब मैंने उसको पैसे ऑफर कर दिए, एक काम करते हैं अपन लीगल अग्रीमेंट कर लेते हैं, ऐसा तुझे धमका के नहीं भेज रहा हूँ यहाँ से कि कल से दिखना होता, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मेरे से पैसे ले ले, वन टाइम अमाउंट चार्ज कर ले, 2 किलोमीटर के रेडियस में सेम बिजनेस मत स्टार्ट करना, कंपटीशन डायरेक्ट मत दे, दूसरे एरिया में जा, वहां पे क्लाइंट आया तो तेरा, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमने सामने कंपटीशन मत कर। उसने भी दिमाग लगाया, सोचा, ठंडे दिमाग से सोचा, बोले आइडिया अच्छा है। अभी से बोर्ड लगाया मैंने और सामने से पैसे आ रहे हैं, दुकान खोली नहीं है, सामने वाला पैसे दे रहा है, तो इससे अच्छा तो आइडिया हो ही नहीं सकता है। पैसे मिल रहे हैं, ले लो। वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे साथ और बोला ठीक है, आप ना बोल रहे हो, मैं यहाँ पे दुकान नहीं खोलूंगा, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। मैं बोला ठीक है, जो अमाउंट XYZ फाइनल करना है ले और जा इनसे। अब ये जो उसने किया, दिस इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ आ रहा है? मेरे बोलने पे उसने वो बिजनेस करने से मना कर दिया कि ठीक है मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी। समझ आए? और इसके बदले उसने मेरे से कंसिडरेशन चार्ज किया। तो दिस कंसिडरेशन इज फॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो किसी के कहने पे कोई काम ना करना भी तो सर्विस होगी, क्योंकि मैंने ही बोला मत करना और इसके बदले पैसे दूंगा। समझ आ गया? तो इस टाइप के एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट्स कितनी बार, या नो कॉम्पिटिशन अग्रीमेंट होते भी है। जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, सामने वाला अपनी मर्जी से अग्री कर रहा है तो फिर लीगल। हाँ, मैंने फिर 4 बंदे बिठा दिए, उसको सामने बिठाया, 4 बाउंसर वाउंसर खड़े, वैसे हॉकी स्टिक और वो सब लेके। तो बोले क्या सोचा आपने, यहाँ पे बिजनेस करना है आपको? अरे सुबह तक तो सोच रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो वो एक अलग बात हो गई, फिर डराना धमकाने वाला काम नहीं चलेगा, लीगल अग्रीमेंट है तो वैलिड। समझ आ गया? ठीक है, तो ये रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट इज सप्लाई और सर्विस, ये एक एग्जांपल अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, टू टॉलरेट एन एक्ट। इसमें बैंक वाला एग्जांपल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आते हैं, मुझे तो हर रोज आते हैं, टाइम फिक्स है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। सुबह HDFC क्रेडिट कार्ड से होती और शाम को ICICI पे खत्म होती है, बीच में RBL कार्ड आ जाता है, एक्सिस कार्ड आ जाता है। तो बैंक वालों को, सब बैंक वालों का नंबर है मेरे, सुबह से 15 फोन आते हैं। 2 इंक्वायरी के आते हैं स्टूडेंट्स की, और जो 13 फोन आते हैं वो बैंक वालों के आते हैं। कोई होम लोन बेच रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई अकाउंट खुलवा रहा है, पता नहीं, ये चलता रहता है। अब ये क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले लिया, वो फ्री में देते हैं, सर क्रेडिट कार्ड फ्री, इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लाइफ टाइम फ्री, ये वो करके। बोले लाइफ टाइम फ्री है वो ठीक है, लेकिन जितना यूज करूंगा अगले महीने तो भरना पड़ेगा ना। बोले हाँ सर, वो तो भरना पड़ेगा। मतलब ऐसा कार्ड बताओ कि लाइफ टाइम पैसे देने ही ना पड़े, जितना भी स्वाइप करो, तो अभी ले लेता हूँ। फिर वो फोन रख देते हैं कि बोले नहीं, ये टाइम पास कर रहे, जाने दो। अब ये जो क्रेडिट कार्ड वाली चीज है, आपने अवेल कर ली, शॉपिंग कर ली, अगले महीने पता चला कि पैसे देने भी होते हैं। ठीक है, जितना स्वाइप करवा लिया। अब अगर आपने एक दिन भी लेट किया तो क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कार्ड ब्लॉक हो जाता है आपका, ये चलता रहता है। कार्ड एकदम से ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा रूड हो जाएगा। खुद ही आए थे बेचने, फ्री में चिपका के गए, अब बोल रहे हैं कि भाई आपने कार्ड ब्लॉक कर दिया, तो मैं तो फिर उसको अनब्लॉक करवाऊंगा ही नहीं, मुझे रहने दो, पैसे भी नहीं दूंगा और कार्ड भी नहीं चाहिए। तो कार्ड ब्लॉक नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, आपकी ये हरकत, पैसे टाइम पे ना देना, वो टॉलरेट कर लेते हैं, बट इसके लगेंगे पैसे। अब क्या होता है, लेट पेमेंट के चार्जेस लगा देते हैं, 500 रुपये फिक्स, ये तो चार्जेस है। अच्छा, दूसरा, जो आपने पैसा यूज किया 1 महीने तक, जिसका आप अभी तक रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना लगता है पता है? 1 महीने का 3%। ये क्रेडिट कार्ड का असली सच। हाँ, पैसे ना चुकाने पे फिर ये होता है, अगले दिन से साइकिल होता है ना, मंथली साइकिल, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितने मजे करने कर लो। जैसे ये 30 तारीख खत्म होगी, बिल आ जाएगा। अब बोलते हैं अगर 15 तारीख तक अगले महीने की ये पैसा नहीं चुकाया, तो 16 तारीख से फ्री इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, 3% पर मंथ। पूरे साल का 36 to 40% इंटरेस्ट रेट लगता है, ये बहुत कॉस्टली है। अब ये जो पैसा ये लोग चार्ज कर रहे हैं, क्या ये कंसिडरेशन है? आपने जो इस डेट तक पेमेंट नहीं किया, वो आपकी हरकत टॉलरेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने पेमेंट नहीं किया चलेगा, लेट हो गया ना, तो इसके बदले हम आपसे कुछ कंसिडरेशन चार्ज करेंगे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दिस इज सब्जेक्ट टू GST। अब इसके ऊपर जो GST लगता है, उसका रेट पता है कितना है? 18%। तो ये इफेक्टिव रेट हो जाता है 3.54। 18% इस पे लगेगा ना, 3 पे, 3 into 18 54 हो गया, तो इफेक्टिव रेट कितना है? 3.54। नाउ दिस इज कंसिडरेशन टू टॉलरेट योर एक्टिविटी, और उसके ऊपर लग रहा है GST। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम ऐसे काम करता है, आया समझ में? तो ये एग्जांपल हो गया टॉलरेट एंड एक्ट वाला, इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। आपने मोबाइल का कनेक्शन ले लिया, पोस्टपेड वाला, महीने का बिल आता है, लास्ट डेट तक आपने बिल का पेमेंट नहीं किया था, वो चार्जेस लगा देते हैं 100 रुपीज या ऐसा कुछ, वो लोग फिक्स लगाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपका पोस्टपेड का बिल है, पे नहीं किया ना, 100 रुपये फिक्स चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, इसके ऊपर लगता है GST। तो देखना अल्टीमेटली वो आपसे 118 रुपीज चार्ज करते हैं, क्योंकि 18 रुपीज जो GST आता है वैसा। तो ये सब चीजें टॉलरेट करने वाले पॉइंट में आ सकती है। तीसरा देख लो, टू डू एन एक्ट। इसमें बैंकिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने ना किसी को चेक से पेमेंट कर दिया,
सामने वाला अभी अभी चेक लेके गया, फिर आपके किसी फ्रेंड का, एजेंट का, कोई नॉन एसोसिएट का फ़ोन आया, बोले यार इसके साथ डील मत करना, ये पैसे लेके गायब हो जाता है, मिलेगा नहीं फिर। बोला अभी आधे घंटे पहले तो चेक लेके गया, अब क्या करूँ? पहले बताना चाहिए था, तो लेट हो गया। अब वो चेक लेके जा चुका है, अब वो चेक भरेगा बैंक में, चेक पास हो जाएगा। इमीडिएटली नहीं होता ना, 1-2 दिन का प्रोसेस होता है ना क्लियरिंग का। तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप बैंक में इमीडिएट इन्फॉर्म करके वो चेक का स्टॉप पेमेंट करा सकते हो कि भाई चेक लेके आएगा, मैंने ही दिया है, बट फ्रॉड पार्टी है, इसको पैसे मत दे देना। तो आपकी बैंक वो पेमेंट को डिक्लाइन कर देगी, क्योंकि आपकी ये इंस्ट्रक्शन है। अब ये सर्विस बैंक वाले फ्री में नहीं देते, इसके लिए वो लोग आपसे चार्जेस लेते हैं। सपोज 200 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या 500 चार्ज ले लिया, तो वो 500 रुपीज़ जो आपसे चार्ज लिया, दैट इज टू डू एन एक्ट। आपने बोला तो उन्होंने एक्ट किया और उसका पैसा चार्ज किया, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा 18% वाला। आ रहा है समझ में? तो ऐसे चार्जेस वो लोग लेते हैं। अच्छा, डेबिट कार्ड इशू कराते हो, होता है पूरे साल का पैसा डिडक्ट होता है, उसमें भी जीएसटी आता है। जो चार्जेस वो लोग ले रहे हैं वो कंसिडरेशन है टू डू एन एक्ट। आपने बोला तो डेबिट कार्ड इशू किया तो उसका ईयरली वो लोग चार्जेस ले रहे हैं। क्लियर? तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए इसी पॉइंट में, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एट एन, और तीसरा जो है टू डू एन एक्ट। बोलो तीनों में से कोई कंफ्यूजन आया समझ में? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट एफ पॉइंट है ना, वो ओपन एंडेड, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, वो बात अपन कर चुके हैं। कोई राइट ट्रांसफर करना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। ये मैं आपको ना आगे नेक्स्ट जो भी सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ 8, उसमें कवर करूंगा, तो उस पर अभी नहीं जाते। आप सीधा 7th पॉइंट पे आओ, सप्लाई ऑफ गुड्स। ये तो टाइटल से ही पता चल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे ऐसा बोला है कोई एसोसिएशन या फिर कोई क्लब अपने मेंबर्स को कुछ सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। कल अपन वो अवध वाले क्लब और वो सब की बात कर रहे थे, सेम एंट्री। तो पॉइंट ऑलरेडी अपना कवर अप हो चुका है। बोलो यहाँ तक जितना समझाया उसमें कोई क्वेरी? कंप्लीट है सारे पॉइंट्स? ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर बाकी वो जो बी वाला पॉइंट पेंडिंग रखा है वो देख लो। चलो भाई कंटिन्यू कर रहे हैं, आ जाओ टॉपिक पे वापस। हाँ, पेज नंबर 20। चलो बातें करना बंद। हाँ, पेज नंबर 20 पे आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो एक पॉइंट अपना पेंडिंग है, ये जो बी पॉइंट है वही है जो मैं कल शेड्यूल 3 में आपको बता रहा था, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो मैंने उसमें हाफ पॉइंट पेंडिंग रखा था, बिल्डिंग वाली बात अपने यहाँ पे करेंगे। तो वो पॉइंट समझ लो कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के सेल की बात होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट ओनली लैंड बट सम कंस्ट्रक्टेड पोर्शन विल बी देयर, बिकॉज सिर्फ लैंड है, कोई कंस्ट्रक्टेड पोर्शन नहीं है, तो हमने देखा कि वो तो सप्लाई में आता ही नहीं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं। लेकिन प्रीमाइसिस बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो उसके ऊपर फिर टैक्सेबिलिटी कब आएगी और कब नहीं, ये समझना है। और फाइनली इसका इम्प्लीकेशन कैसे हो रहा है वो आप देख लो। अब ऐसा कुछ है, कोई बिल्डर है, उसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और बोला कि भाई मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK, कोई भी कैटेगरी के फ्लैट से ऐसा कुछ बना रहा हूँ, तो आप इसकी बुकिंग करवा सकते हो, बुकिंग्स ओपन है। अब जो ये सेक्टर जिस तरीके से काम करता है, अगर आपको उसका थोड़ा बेसिक आइडिया भी हो तो आप परचेजेस जो है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हो। आज बिल्डर ने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो अभी कोई बिल्डिंग बनी नहीं है, खाली ज़मीन है, कॉर्डनिंग कर दी, वॉल बना दी, एक प्रीमाइसिस सेटअप कर दी, बोर्ड लगा दिया, फिर क्या करते हैं, ऑफिस बना देते हैं अपना, वो भी टेम्परेरी सेटअप होता है। उस ऑफिस के अंदर पहले क्या होता था, वो थर्मोकोल का और कार्डबोर्ड की ना बिल्डिंग का ऐसा डेमो बना के रखा होता था कि इस टाइप की बिल्डिंग दिखेगी। अब आजकल इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो ये पूरा वीडियो या 3D एनिमेशन जैसा आपको बता देते हैं कि जब बिल्डिंग बनेगी तो कैसी दिखेगी। तो आप जाओगे वहाँ, बोलोगे कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो आपको ना वीडियो टूर करवा देंगे। तो उसमें बता देंगे रूम में बैठ के देख लो प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर कि बिल्डिंग ऐसी दिखेगी, यहाँ पे ये एमिनिटीज़ होंगी, इस टाइप का लुक होगा, इंटीरियर कैसा दिखेगा। तो आप थोड़ा सा उससे आइडिया लगा सकते हो कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसी लगने वाली, तो परचेज करना है या नहीं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये है कि आप स्टार्टिंग में बुकिंग में परचेज कर लो। अभी कोई प्रॉपर्टी बनी नहीं है, आपने टोकन मनी दे दिया, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स फिक्स कर लिए और फिर आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे करके पैसा कंप्लीट कर दोगे। ये एक स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन। अब कितने लोगों को बुकिंग में समझ नहीं आती, बोले यार बनने के बाद ही थोड़ा क्लियर होता है कैसा है कैसा नहीं। अभी से पैसे दे दिए, फिर बिल्डिंग बनने के बाद अच्छी नहीं लगी तो प्रॉब्लम होगा, बन जाने दो, रेडी कंस्ट्रक्शन होगा, देख के प्रीमाइसिस, उसके बाद डिसीजन लेंगे परचेज करना है कि नहीं करना है। तो काफ़ी लोग इस स्टेज पे आफ्टर कंप्लीशन जो है प्रॉपर्टी देख के परचेज करते हैं। ये दोनों चीज़ें होगी। अब जीएसटी कब लगेगा कब नहीं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रूल में उन्होंने ऐसा बोला कि अगर बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और आपने कंस्ट्रक्शन जो है
ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले 1 रुपया भी अगर उसको वाइट मनी दे दिया तो फिर ये चीज़ मान ली जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस और उसके ऊपर आ जाएगा जीएसटी। पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। एक ऐसा है कि आपने मुझे पैसे दिए तो मैंने बिल्डिंग बनाई, दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बिल्डिंग बना के रेडी कर दी, आप बाद में खरीदने आए। बस ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जीएसटी आएगा या नहीं आएगा वो डिसाइड होगा। अगर आप सबने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए और आपके पैसों से मैंने बिल्डिंग बनाई तो फिर ये हो गई सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, तो उसमें आपको जीएसटी का पैसा पे करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप खरीदने आए, उसके पहले आपने मुझे कोई पैसा नहीं दिया और फिर मुझसे परचेज किया, तो दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने नहीं बोला था मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए, आपने पैसे नहीं दिए थे, मैंने बिल्डिंग बनाई, उसके बाद आप उसको परचेज करने आए, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस पर नहीं लग सकता। समझ आ रहा है? तो 2 ऑप्शन हो गए, बुकिंग वाले केस में आएगा जीएसटी और यहाँ पे नो जीएसटी, यही हो गया। अब ये देख के आपको लगेगा फिर बुकिंग में फ्लैट तो लेना ही नहीं चाहिए, है ना, जीएसटी के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और सब लोग कंप्लीशन के बाद आएंगे। प्रैक्टिकल रियलिटी थोड़ी सी अलग है। अब इसमें ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है इसके ऊपर गवर्नमेंट 2016 में एक एक्ट लेके आ गई, रेरा, ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट बना दिया रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए। क्योंकि पहले कंप्लेंट ये थी कि बिल्डर्स ना, मतलब एक तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं करते, पैसे लेके बैठ जाते हैं, फिर आप इनके पीछे भागते रहो, 2-3 साल का कमिटमेंट देते हैं, 5-5, 10-10 साल तक प्रोजेक्ट बनते नहीं है, बीच में काम रुक जाता है। तो इससे बायर्स परेशान होते हैं कि यार पैसा भी दे दिया और चीज़ भी नहीं मिली तो कब तक उसके बिना सर्वाइव करे, वैसा हो गया। तो ये सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने रेरा वाला जो पॉइंट है या वो एक्ट है वो पास कर दिया। दूसरा, ब्लैक मनी कितना इन्वॉल्व होता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, ये तो आपको आइडिया होगा। बिल्डर पूरी बिल्डिंग बना के रेडी करके बेच के निकल जाता है, 1 रुपया भी खुद का लगाए बिना। सोचो, आप सोचोगे यार ये कैसे पॉसिबल है, सारा काम उधार पे चल रहा है, खुद का कोई पैसा लगता नहीं। पहले ये काम इस तरीके से चल रहा था कि बिल्डिंग, जो बिल्डर है उसने एक ज़मीन फाइनल कर दी कि ये प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है। अब जिससे ज़मीन ली उसको कोई पैसे नहीं दिए, उससे सिर्फ अग्रीमेंट किया कि देख भाई अभी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो अग्रीमेंट कर ले मेरे साथ, मेरे पास जब पेमेंट आएगा ना बुकिंग में तब तुझे पैसे दूंगा। तो उधार में ज़मीन ले ली, पैसा नहीं दिया उसका, ठीक है, वैसी बात हो गई। अब जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो बुकिंग आनी शुरू हो गई। अब बुकिंग में जो पैसा आ रहा है उसमें भी आपको पता है कैश वाला गेम तो चलता ही, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसको भी दिखाना नहीं है कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो बिल्डर को ना कैश में पैसे देता है और एक ना छोटी सी डायरी बनवा देता है। वो 5 रुपये की डायरी आती, छोटी सी, करोड़ों का हिसाब उसी में चल रहा है। हाँ, ऐसे ही होता है। अब वो डायरी खो गई ना, काम खत्म हो गया। वैसे अब बिल्डर ने डायरी बना के दे दी कि ये फ्लैट नंबर आपके नाम पे लिखवा दिया और इतने रुपए में डील हो गई। अब मान लो अगर आपने बुकिंग कराई और उसका फाइनल अमाउंट कुछ डिसाइड हुआ कि भाई 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है, 1 करोड़ का फ्लैट है। अब आप क्या करोगे, पैसे देना स्टार्ट करोगे उसको, 5 लाख 10 लाख कैश में, जो कि ब्लैक मनी है। और वो 10 लाख रुपए लेके एंट्री करेगा 1000 रुपये। पैसे कितने लिए आपसे? 10 लाख। डायरी में क्या लिखा कि मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, पीछे के 0, वो सिर्फ आपको और मुझे पता है कितने हैं। ये 1000 का क्या मतलब है, 10 लाख है या 1 लाख है, वो सिर्फ बिल्डर को पता है और इन्वेस्टर को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। फिर आप चले गए 20 लाख रुपए लेके और इंस्टॉलमेंट, वो एंट्री कर देगा 2000 लिए। अच्छा, इन्फ्लेशन के हिसाब से 1000 रुपये कुछ कम लगेगा, 10,000 लिख देते हैं। तो लिए 10 लाख, लिखा कितना, 10,000। तो अगर ये डायरी किसी को मिल भी गई तो हिसाब में क्या दिखेगा कि भाई मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए, उसकी एंट्री किया। 5 रुपये की डायरी में 10,000 ही तो लिखूंगा, 10 लाख थोड़ी लिखूंगा। तो किसी को डाउट नहीं होगा कि कितने 0 पीछे हैं जो गायब है। वैसे चलता है, ऐसे कर करके 1 करोड़ की एंट्री हो जाती है और टोटल अमाउंट 1 लाख से ऊपर ऑन पेपर नहीं दिख रहा। अब ये डायरी ही प्रूफ है कि मैंने आपको ये फ्लैट बेचा है। आप मुझसे डायरी लिखवा के गए। अब ये कैसे है ना, वो ट्रस्ट पे चल रहा है। कल को अगर आपसे डायरी खो गई, फिर आप बोले दूसरी बना दो या डायरी मिसप्लेस हो गई, उसका कोई हिसाब नहीं। डायरी खो गई, आपकी गलती, आप ढूंढो जहाँ जाके ढूंढनी है। मैं दूसरी बना के नहीं दे सकता। फिर कल को दूसरी वाली मिल गई तो आप बोलोगे 2 फ्लैट दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो आपको संभाल के रखनी है। अच्छा, मैंने डायरी लिखने के बाद मैं भूल गया, मैंने बोला मेरी डायरी नहीं, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, जो करना है कर लो। अब गए आपके सारे पैसे, तो फिर ये कैश का कोई हिसाब नहीं। अब आप जाओगे, बोले पुलिस कंप्लेंट करेंगे, बोले जाओ करो। आप पुलिस स्टेशन गए, बोले सर मैंने इसको ना 50 लाख रुपए कैश दिए, ये डायरी बना के दी थी, अब मान नहीं रहे। बोले अच्छा 50 लाख रुपए कैश दिया आपने? बोले हाँ। वो बैठो, 50 लाख रुपए लाए कहाँ से, पहले कैश वो बताओ, उससे बाद में बात करेंगे, पहले आप बैठो। समझ आ रहा है? ये एक्चुअल में सिचुएशन है। अब जब 2 लोग चोरी कर रहे हैं तो दोनों चोरों को एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। फिर आपस में अगर चोरी करने लग गए तो काम खत्म है। तो यहाँ बिल्डर भी चोरी कर रहा है, आप भी चोरी कर रहे हो, आपका ब्लैक मनी है, वो भी ब्लैक मनी मांग रहा है। तो ये डायरी ही प्रूफ है।
और ये रेपुटेशन पे चलती है। अब बिल्डर ने डायरियों की कोई वैल्यू नहीं रखी और पैसे लेके भाग गया ना, आप कुछ नहीं कर सकते, समझ आए। अच्छा पुलिस के पास जाने का तो रिस्क है। अच्छा उल्टा भी होता है, पुलिस के पास जाओगे, अच्छा 50 लाख है, हमें क्या मिलेगा, बोले सर आप रिकवरी करवा दो 10 लाख रुपए आपके। अब उसको इंटरेस्ट आएगा तो मेहनत करेगा, अब 2-4 लाख होंगे तो भगा देगा, बोले 2-4 लाख वाले केस रोज आते हैं, टाइम नहीं हमारे पास, कुछ बड़ा अमाउंट है तो बताओ। बोले हाँ सर 50 लाख चलेगा कि ये भी छोटा है, और पैसे डुबा के आऊँ। बोले नहीं 50 लाख अच्छा है, ढूंढते हैं इसको, पकड़ते हैं, निकलवाते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं। तो हर कोई अपना फायदा देखता है, ये सारा गेम वैसा है, समझ आ रहा है। अब ये जो कैश वाली इकोनॉमी चल रही है ना, रेरा वाला पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, बिल्डर्स यही करते थे, सारा कैश किसका, आप सबका। मैं बिल्डर हूँ, मैंने आप सबसे पैसे लिए, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मेरा कोई पैसा लगा अभी तक इसमें नहीं। अब जैसे ही आप सबसे पेमेंट आएगा ना, जिसकी ज़मीन है उसको भी थोड़ा पैसा देना स्टार्ट कर दूँगा, बोले पेमेंट आ रहा है तू भी लेता जा, और आपके जो पैसे आ रहे हैं उससे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है ना, रेट बढ़ता जाता है। बुकिंग के टाइम पे ना स्क्वायर फुट का कुछ रेट लगेगा, बुकिंग स्टार्ट हुई तो बोला 5,000 रुपये स्क्वायर फुट, ये रेट से बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब जैसे जैसे बिल्डिंग के फ्लोर बढ़ते जाएंगे, रेट बढ़ता जाएगा, फिर 5200 हो रहा है, 5500 हो रहा है, बिल्डिंग रेडी होने दो 6500 हो जाएगा, क्योंकि बनने में 2-3 साल लगेंगे ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट के हिसाब से रेट बढ़ाते जाते हैं, ये चीज़ है। तो आप सबसे जो पैसा आ रहा है उसी में से सबके पेमेंट जा रहे हैं, मैंने मेरी पॉकेट से कुछ नहीं लगाया, और एट दी एंड प्रॉफिट जो बचेगा वो मैं लेके जाऊँगा, फिर BMW खरीदूंगा उससे, समझ आ रहा है। तो 1 रुपया भी नहीं लगाया, पूरी बिल्डिंग भी बना दी और लग्जरी गाड़ी भी ले ली, ये बिल्डर्स का काम चल रहा था। अब इस बिज़नेस में क्या है ना, ये इतना इजी बिज़नेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है लेबर को हैंडल करना है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, SMC से ये लेना है वो लेना है, तो वो काम करवाने का आपके अंदर गट्स होना चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम करवाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी लोग इस लाइन में आ रहे हैं। अब रेरा में गवर्नमेंट ने बोला यार ये सब कच्चे का काम कम करना है, कैश वाला काम नहीं चलेगा। सूरत में जो रेशियो था ना एक टाइम पे 75% कैश, 25% रजिस्ट्री। 1 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हो ना, पेपर पे कितने का लिखा है पता है, 25 लाख रुपए का, बाकी का 75 लाख रुपीज़ आपको कैश ला के देना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही खराब रेशियो नहीं है, 75% कैश, समझ आ रहा है। अच्छा फिर खरीदने वाला क्यों इतना कैश दे रहा है, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है इसमें। पर मैं बायर हूँ, अच्छा मुझे तो रहने के लिए खुद के लिए घर खरीदना है, और मेरे पास तो पक्के के पैसे हैं, मैं तो लोन ले सकता हूँ, तो मैं क्यों इतना पक्के का दूँ और इतना कच्चे का दूँ, क्योंकि जो बायर होता है ना उसको स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब इसमें ऐसा है कि दोनों अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बिल्डर को लगेगा इनकम टैक्स और बायर को लगेगी स्टैम्प ड्यूटी। अब प्रॉपर्टी पे जो गुजरात गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी है ना, वो 5 to 6% है। तो 1 करोड़ का फ्लैट खरीदोगे और पूरा 1 करोड़ दिखाओगे स्टैम्प पेपर पे, तो 5 से 6 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी, तो ज़्यादा नहीं होगा। फिर लगेगा 5 लाख रुपए ड्यूटी, आप क्या सोचोगे यार इतना ही दिखाते हैं ना, तो इस पर लगेगी 5%, तो 5 लाख के बदले आपकी स्टैम्प ड्यूटी 1.25 लाख या 1.5 लाख में खत्म हो जाएगी। तो आपने वहाँ 3-4 लाख रुपए बचा लिया एज अ बायर, उस चक्कर में आप भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो। और थोड़ा बहुत आपके बिजनेस में भी तो कैश मनी चलता होगा, आपके पास भी कैश में पैसे पड़े होंगे, तो फिर आप वो भी यूज़ कर लोगे। ये सिस्टम की वजह से ना पैरेलल इकोनॉमी चलती है, कैश की, ब्लैक मनी की और वाइट मनी की अलग से। गवर्नमेंट को ये रेशियो को ठीक करना था, फिर उसके बाद ये रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ तो भी 60%, 40% आया, 55 आया, 45 आया। अब ये रेशियो कहीं ना कहीं मार्केट में उल्टा हो गया। अब बिल्डर 75% तक पक्के का पैसा ले लेते हैं, 25% आप कैश दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज धीरे धीरे ये रूल्स का जो इम्पैक्ट है, रेरा प्लस GST प्लस डिमोनेटाइजेशन प्लस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, वो सब मिला के इम्पैक्ट ये हो गया कि रेशियो अब रिवर्स हो चुका है। आ रहा है समझ में। तो रेरा में उन्होंने ऐसा बोला कि अब बिल्डर अगर प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको बताना पड़ेगा पैसे कहाँ से लाया, कंस्ट्रक्शन किसके पैसों से हो रहा है, बताना ही पड़ेगा। ऐसे हवा में काम नहीं चलेगा, कैश आया बना दिया, बिल्डिंग कैसे बन गई, पेमेंट कैसे हो गई पता नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा बिल्डर को अपनी खुद की पॉकेट से भी कुछ पैसा लगा के दिखाना पड़ेगा वाइट मनी के टर्म्स में। अब जब ये बात आ गई तो बिल्डर क्या बोलेगा, भाई कंस्ट्रक्शन ऐसे तो होगा नहीं, आप सबको फ्लैट बुक कराना है करा दो, लेकिन मुझे इतना पैसा पक्के में वाइट मनी चाहिए, क्योंकि उसी से मैं कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट दिखा सकता हूँ और कोई ऑप्शन नहीं। अब जैसे ही आप ये करोगे तो फिर तो इस कैटेगरी में आ ही गए ना। बिल्डर बोलता है पक्के का पैसा दोगे कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब 1 रुपया भी पक्के का दे दिया, बुकिंग प्लस GST, तो एज अ बायर अब आप GST से बच ही नहीं सकते जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, समझ आ रहा है। और इसके GST के रेट्स प्रॉपर्टी वाइज अलग अलग है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ GST का रेट 12% है, बायर को देना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बुक करते हो तो उसमें GST का रेट कम है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे आप कोई 2 BHK फ्लैट खरीदने चले जाओ, उसमें GST का रेट 1% है, समझ आ रहा है। अब ये फ़र्क ऑब्वियसली होना भी चाहिए। 2 BHK जो बाई कर रहा है वो कौन से कैटेगरी में, मिडिल क्लास SSC, जिसकी इनकम लिमिटेड है, लोन वोन लेके मुश्किल से एक घर खरीद रहा है, उस पर आप 12% GST डाल दोगे तो कितना रेट हो गया वो। अगर 40-50 लाख का फ्लैट है या 2 BHK की इतनी वैल्यू होगी, उस पर 12% लगा लो, कितना महंगा हो गया। तो उससे इतना GST नहीं लेना, तो रेट कितना रखा, 1%। ये अगर आप जाओगे ना 3 BHK में तो वहाँ GST का रेट है 5%।
समझ आ रहा है। अब ये 3 BHK वाला वो है जो 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीद रहा है, जिसकी वैल्यू आज 1-1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो अफोर्ड कर सकता है। तो उससे अगर थोड़ा ज़्यादा GST मांगेंगे तो देना बनता है। तो जो ज़्यादा रिच कैटेगरी में उससे ज़्यादा पैसे लो, जो लोअर कैटेगरी में उससे कम पैसे लो। तो गवर्नमेंट ने भी वो चीज़ वहाँ पे मेंटेन की, समझ आ रहा है। तो ये GST के रेट्स अभी प्रैक्टिकली इस कैटेगरी में चल रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो कैलकुलेशन है 2 BHK वाली, आप कभी प्रॉपर्टी देखने जाओ तो 2 BHK के जो फ्लैट की साइज़ होती है ना स्क्वायर फुट वाइज, तो समवेयर अराउंड 1100 to 1300 स्क्वायर फुट की रेंज में होती है। और फिर आप फ्लैट देखने जाओ आज के नए कंस्ट्रक्शन में, तो आपको फ्लैट बहुत छोटे लगते हैं। अरे या तो बेडरूम छोटा है, या बाथरूम छोटा है, या बालकनी है नहीं है, होती भी है तो बोलते हैं स्टैंडिंग बालकनी, क्योंकि जगह ही उतनी कि आप खड़े रह सकते हो, कुर्सी रखने की जगह नहीं है। तो फेयरली बेचते हैं स्टैंडिंग बालकनी, बैठने की कोशिश मत करना यहाँ पे, स्टैंडिंग बालकनी 2-5 मिनट खड़े रहो फिर अंदर चले जाओ। आप सोचो बैठ के चाय पियेंगे आराम से गैलरी में, उतनी जगह नहीं है। अब ये इतनी साइज़ में इतना 2 BHK फ्लैट बना के छोटे छोटे रूम और गैलरी ये सब देते हैं, तो अपने भी सोचते होंगे ना थोड़े बड़े बना दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1300 स्क्वायर फुट छोटा पड़ रहा है, 1500 बना दो, क्यों नहीं बनाते हो? जगह कम से कम खरीद रहा हूँ तो अच्छा लगना चाहिए ना। उसका रीज़न है गवर्नमेंट के रूल्स है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, कुछ आइडिया है? नहीं सुना है, टर्म पढ़ा होगा, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं बाहर लिखा होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि अगर आप 2 BHK बना रहे हो ना, तो एक रेंज होती है, इससे ज़्यादा स्क्वायर फुट का अगर आप बनाओगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं काउंट होगा। अब जब वो नहीं काउंट होगा तो GST इसके बदले फिर ये लग जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी महंगी, और महंगी प्रॉपर्टी हो जाएगी तो मिडिल क्लास बायर वैसे ही नहीं खरीद पाएगा, जैसे कैसे तो लोन के पैसे जुगाड़ रहा है, फिर आप और खर्चा बढ़ाओगे तो परचेज नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखी है, इसलिए बिल्डर्स के पास एक रेंज बाउंड है कि इससे ज़्यादा स्क्वायर फुट का फ्लैट बनाएंगे 2 BHK में तो GST फिर बढ़ जाएगा, बिकेगा नहीं फिर, तो वो लोग वो नहीं कर सकते। 3 BHK में भी सेम चीज़ है। अब 3 BHK का फ्लैट होगा तो आपको मिलेगा 1600 स्क्वायर फुट से ऊपर, अब ये जाता है 2200, 2300, 2500 तक भी जाएगा, चलेगा, क्योंकि उसमें तो पता है कि 5% GST देना ही देना है। लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से आप देखते हो 2 BHK वाले फ्लैट बहुत जोड़ तोड़ के ना जुगाड़ करके छोटी सी जगह में हर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न ये समझ आ रहा है, क्लियर हुआ? अब ये जो पॉइंट था ओवरऑल हमने इसमें ये सीखा कि भाई अगर आपने बुकिंग के टाइम पे या बिफोर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 1 रुपया भी वाइट मनी बिल्डर को दे दिया तो ये सर्विस हो गया, और सर्विस हो गया मतलब आपको GST देना ही पड़ेगा। और यही अगर कंप्लीशन के बाद आपने पैसा दिया तो पूरा, तो फिर नो GST। पर बिल्डर ये करेगा ही नहीं ना, वो तो सबसे पहले बुकिंग में कुछ ना कुछ वाइट मनी ले लेगा, तो घुमा फिरा के आप GST कैटेगरी में तो आ ही गए हो, इससे बचने का कोई रास्ता अब है नहीं। ये फिर ऐसा है कि बिल्डर आपका दोस्त है, जानता है आपको, रिलेटिव है, उसने बोला चल कोई बात नहीं, घर की बात है, तेरा जो दस्तावेज करवाना है, रजिस्ट्री करानी है, जो पेमेंट है ना बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दिखा दूंगा, तेरा GST नहीं लगेगा। बट वो कितने लोगों का ये कर पाएगा? 2-4 लोगों का ये करेगा ना, सबका तो कर नहीं पाएगा। तो मेजॉरिटी पब्लिक को तो यहाँ पे GST देना है। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे डिसाइड होगा कि बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई? इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर है। जैसे ही बिल्डिंग का काम कंप्लीशन पे आता है ना, SMC के सर्वेयर आते हैं, या फिर आप आर्किटेक्ट बोल लो या सिविल इंजीनियर बोल लो, वो लोग आके प्रीमाइसिस का इंस्पेक्शन करते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं कि दिस बिल्डिंग इज़ कंप्लीट। इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। और अब आप पोजीशन दे सकते हो, अब ये बिल्डिंग रहने लायक एमिनिटीज़ बन चुकी है, तो कोई यहाँ पे आके फुल टाइम रह सकता है। तो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जो ऑफिशियल डेट होती है, दैट इज़ द डेडलाइन। अगर उससे एक दिन पहले भी किसी ने पेमेंट कर दिया तो GST के साथ हो जाएगा, और अगर उस दिन या उसके बाद पेमेंट किया कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है तो GST नहीं आएगा। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मना लिया। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। वो B पॉइंट में लैंग्वेज देख लो, मैंने आपको सारे पॉइंट उसमें से कवर करवा दिए। B पॉइंट तो 2 लाइन का ही स्टार्टिंग में, वो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने समझाया कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो उसमें आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, लाइसेंस सर्वेयर, ये 2-3 नाम बोले हुए हैं वैसा। और सेकंड पॉइंट में नीचे बोला है कंस्ट्रक्शन वर्ड जो अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसमें एडिशन, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ये सब भी आ जाता है। एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर को तोड़ के वापस नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें मेजर रिपेयर्स कर रहे हैं, तो वो भी कंस्ट्रक्शन वर्ड में काउंट होता है, वैसा क्लैरिफाई किया। बोलो अब यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बोलो। क्लियर, ये पूरा पॉइंट पता चला। अब शेड्यूल 3 में जो पॉइंट था कल वाला वो इसके साथ रिलेट हो गया। मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि भाई आफ्टर कंप्लीशन है तो सेल, उसके पहले है तो सर्विस, तो दोनों पॉइंट आ गए। तो वो चीज़ भी अब कवर हो चुकी है यहाँ पे। तो इसके साथ अपने ये तीनों शेड्यूल्स और सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट है। अब बाकी सेक्शन 8 से फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। अच्छा, इसमें जो GST ये सब्जेक्ट है, आपको अप्रोच कैसे करना है, कल कुछ लोग पूछ भी रहे थे तो बता देता हूँ। वर्ड टू वर्ड लर्निंग पे नहीं जाना है, ठीक है? जिनका न्यू सिलेबस है, आपका MCQ पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव है, आपको पता है, तो इसमें वर्ड टू वर्ड सेम लैंग्वेज लर्न करनी है, रट्टा मारना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन अपना कर सकते हो, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं।
MCQ पेपर में तो वो टेंशन है ही नहीं, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ओल्ड सिलेबस में जिनका MCQ है उनको तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन न्यू में आप वर्ड टू वर्ड लर्निंग मत करो। अब अप्रोच कैसे करें, डेली घर पे जा रहे हो, जितना पढ़ा रहा हो ना सिर्फ उसको रीड करके आओ, हाफ एन आवर 30-45 मिनट्स दे दो, पढ़ लो, रिकॉल कर लो, जो मैंने समझाया सब कुछ समझ में आ रहा है, लैंग्वेज लिंक हो रही है, मोर देन इनफ। अब इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन बैंक या ऐसा कुछ मैं अरेंज करूंगा आपके लिए कि भाई कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप का कंटेंट पूछेंगे, वो जैसे ही मेरे पास कुछ अवेलेबल होगा प्रोवाइड कर दूंगा। मीनवाइल आप सिर्फ उसको नॉलेज पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन की तरह ध्यान रखना स्टार्ट करो, वर्ड टू वर्ड लर्निंग पे नहीं जाना। क्लियर है?